ठीक है स्टार्ट। ठीक है, हमने 4th पॉइंट तक पढ़ लिया था ना, तो 4th पॉइंट तक कोई डाउट है तो बताओ। ओके, तो 5th पॉइंट से पढ़ा रही हूँ मैं कि जो पेनल्टी इन केस ऑफ सर्च आफ्टर 30th जून 2012 बट 15 दिसंबर। बोला पेनल्टी का केस जब सर्च करना स्टार्ट होएगा जो है वो 30th जून के बाद होएगा, लेकिन 15 दिसंबर से पहले होएगा। ठीक है, तो यानी कि सर्च जो होएगा वो स्टार्ट करना है 30 जून के बाद, और लेकिन 15 दिसंबर से पहले पहले का सर्च जो किया जाएगा पेनल्टी को लेके वो अंडर सेक्शन 132 में होएगा आफ्टर 30 जून और 15 दिसंबर। तो जो एसएससी होगा वो पेनल्टी पे करेगा अपने टैक्स के साथ। ठीक है, अगर सर्च में उसको कोई अनडिस्क्लोज इनकम वगैरह दिखती है तो वो पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी टैक्स के साथ। और जो है अनडिस्क्लोज्ड इनकम का सिर्फ 10% ही उसको एसएससी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, अगर वो ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो। ठीक है, सिर्फ 10% उसको अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम कोई निकलती है तो उसका सिर्फ 10% ही पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। तो वो जो है वो सिर्फ 10%, अगर वो ये 3 केस फुलफिल करता है तभी उसको 10% करनी पड़ेगी। जैसे कि पहला वो एडमिट कर लेता है कि हाँ मेरी ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, यानी कि ये मैंने शो नहीं करी थी। और सेकंड पॉइंट में वो ये भी जो है एडमिट कर लेता है कि ये इनकम मैंने यहाँ से कमाई है, यानी ये इनकम मेरी इधर से निकल के आई है। पहले केस में एडमिट कर लेता है कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, और सेकंड पॉइंट में वो ये भी दिखा देता है कि ये इनकम मैंने यहाँ से कमाई है। और थर्ड केस में जितना उसको टाइम दिया रहता है उससे पहले वो टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी अगर पे कर देता है अपनी, तो जो है वो उसको सिर्फ 10% ही पेनल्टी भरनी पड़ेगी अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम की। ओके, पहला एडमिट कर लेता है कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, दूसरा कहाँ से आई है यानी कहाँ से कमाई है वो भी बता देता है, प्लस में उसका टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देता है, तो उसको सिर्फ अपनी 10% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और बी पॉइंट में बोल रहा है कि उसको अपनी अनडिस्क्लोज इनकम का 20% उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, अगर सिर्फ वो 2 कंडीशन ही फुलफिल कर पाता है तो। ठीक है, बी पार्ट में बोला 20% उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अपनी अनडिस्क्लोज इनकम का, कि अगर वो सिर्फ 2 ही कंडीशन फुलफिल कर पाता है। पहला, अगर वो जैसे कि एडमिट अगर वो नहीं करता कि मैंने मेरी ये अनडिस्क्लोज इनकम है, एडमिट नहीं करता है तो। और दूसरा कि जो है फुलफिल कर देता है कंडीशन ए की थर्ड वाली, यानी कि वो उस अनडिस्क्लोज इनकम की वो टैक्स और इंटरेस्ट को पे कर देता है टाइमली, जितना टाइम उसको दिया होता है उस टाइम तक वो अब टैक्स और इंटरेस्ट अगर पे कर देता है। और दूसरा, अगर वो एडमिट नहीं करता कि मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है तो उसके ऊपर 20% की जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, 20% की पेनल्टी लगेगी जब वो एडमिट नहीं करेगा कि मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है, लेकिन वो अगर ये एडमिट कर लेता है, अगर वो टैक्स को पे कर देता है और प्लस में इंटरेस्ट को पे कर देता है तो उसके ऊपर सिर्फ 20% की अनडिस्क्लोज इनकम पे लगाई जाएगी पेनल्टी। और सी पार्ट में पूरी 60% पेनल्टी लगेगी उसका उसके ऊपर, अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि वो एडमिट भी नहीं करता कि मेरी अनडिस्क्लोज इनकम है, ना इंटरेस्ट और टैक्स पे करता है, और ना ही ये बताता है कि ये इनकम मुझे यहाँ से मिली, यानी कि वो कुछ भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसके ऊपर पूरी 60% की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया खत्म। और एक और बोला इसके अंदर पीपल पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च आफ्टर, यानी कि पेनल्टी पहले तो हमने 15 दिसंबर से पहले पहले करी थी, अब सर्च जो है 15 दिसंबर के बाद से होएगा। तो इसमें बोला कि एसएससी को टैक्स वो सॉरी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अपने टैक्स के साथ साथ अपनी 30% अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे करनी पड़ेगी, अगर वो जैसे ऊपर मैंने पॉइंट पढ़ाया था उसको जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी 1A की, यानी कि वो एडमिट नहीं करता है, यानी कि एडमिट नहीं करता कि मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो उसको जो है 30% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और 60% की अनडिस्क्लोज इनकम पर 60% की पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी जब वो मतलब यही सेम कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, 30% पहले पे करनी पड़ेगी उसको अगर वो 1A कंडीशन यानी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, और दूसरी
जो है 60% की पेनल्टी जो है उसको देनी पड़ेगी अगर वो एसएससी वो कंडीशन जो मेंशन कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा तो। ठीक है। और नेक्स्ट 6th पॉइंट है पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम where the income that includes any income specified in section 6 जैसे कि आपने पहले डीम्ड इनकम पढ़ी होगी। जैसे कि देखो एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट के पैसे जो उसने लगाए हैं वो नहीं पता कि कहाँ से आए थे वो इन्वेस्टमेंट के पैसे, और उसके पास कोई मनी पड़ी हुई है, वो ये मनी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये मनी कैसी है, कहाँ से मिली है तुम्हें, ठीक है, और कोई क्रेडिट है उसके पास, यानी कि वो भी उसने डिस्क्राइब नहीं कर रखा कि ये क्रेडिट क्यों बना है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट उसके वो कर रखी है, वो पैसा नहीं पता कहाँ से आया, इसके पास जो मनी पड़ा हुआ है वो भी नहीं पता कि कहाँ से है ये, और जो क्रेडिट जो आ रखा है वो भी नहीं पता कि ये क्रेडिट किस चीज का कहाँ से आया है, और या फिर इसने कोई रीपेमेंट कर रखी है, कोई लोन वगैरह लिया था उसकी रीपेमेंट कर रखी है, वो भी इसने नहीं बताया कि ये रीपेमेंट मैंने क्यों किया है, क्यों लिया था पैसा, यानी ऐसा कुछ भी मिला है एसएससी के केस में, तो उसके ऊपर जो है ये सब उसने डिस्क्राइब नहीं कर रखी, तो उसे अपनी डीम्ड इनकम का 10% जो है उसे टैक्स पे, यानी कि जितने उस डीम्ड इनकम पे टैक्स बनेगा उसका 10% इसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो डीम्ड इनकम इसकी निकल के आई है उससे जितना टैक्स बनता है उसका 10% इसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और पेनल्टी जो लगाई जाएगी वो अंडर सेक्शन 271 ए बी के तहत लगाई जाएगी। ठीक है, ये 6 पॉइंट था। और 7th में बोला है इसमें फेलियर टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, यानी कि जो एसएससी है वो अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने में फेल हो गया है, उसने जो है उसको जो टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है उसने वो ऑडिट रिपोर्ट जो है शो नहीं करी है। ठीक है, और रिटर्न ऑफ इनकम भी उसने नहीं दिखाया है उस ऑडिटिंग में, तो असेसिंग ऑफिसर उस इस केस में डायरेक्ट उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, 0.5% तक की पेनल्टी लगाएगा उसकी टोटल सेल का। क्या किसी को डाउट है क्या? ठीक नहीं, है, कोई तो डाउट मतलब नहीं यानी है। हाँ, तो वो ऑडिटिंग रिपोर्ट जो है वो नहीं दिखा पाया है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, तो असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर डायरेक्ट पेनल्टी लगाएगा, यानी जैसे कोई बिजनेस है उससे जितनी टोटल सेल करी होगी उसका 0.5% उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, इसमें लिखा ना सम इक्वल टू 1/2%, थर्ड लाइन में 7.7 के थर्ड लाइन में लिखा है सम इक्वल टू 1/2% ऑफ द टोटल सेल, ये टोटल सेल का 0.5% जो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, और इसमें एक और बोला है कि जितनी उसकी टोटल सेल निकल के आती है, जैसे उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी 1.5 लाख की, या फिर जो है 0.5% की, इन दोनों में से जो जोन सी लेस होएगी वो पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी। ठीक है, 1.5 लाख की या फिर टोटल सेल का जितना 0.5% जितनी अमाउंट निकल के आता है उन दोनों में से जितनी भी कम होती है वो लग जाएगी। तो जैसे कि 1.5 लाख है और वो जो लेस अमाउंट 0.5% आया है वो 80,000 आया है, तो 80,000 कम है तो वो लग जाएगी। अगर वो 3 लाख होता और ये 1.5 लाख होता तो ये 1.51 लाख 50,000 यही लग जाता। ठीक है, फेल और 8th पॉइंट है इसका फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, यानी कोई पर्सन है वो जो है टीडीएस नहीं लिया, यानी कि टीडीएस नहीं काटा है, और उसने जो है प्रॉफिट या जैसे कोई कंपनी है उसने टीडीएस का अमाउंट नहीं काटा और वो डिविडेंड एम्प्लॉयज में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो टीडीएस अमाउंट जो है डिडक्ट नहीं किया उसने, पहले ही प्रॉफिट और जो है या डिविडेंड जो है उसने सेल कर दिया, तो वो बंदा जो है लाइबल बनेगा अपनी पेनल्टी देने के लिए, और इतना अमाउंट उसको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी जितना वो पूरा टैक्स बनता था। ठीक है, यानी कि जितना अमाउंट उसको कट करना था उतने उसके बराबर का उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और 9th पॉइंट पे पेनल्टी फॉर फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स,
यानी पहले केस में वो टीडीएस काटना रह गया और सेकंड केस में उसने टैक्स एट सोर्स नहीं काटा है। तो यानी इसमें लिखा है अ पर्सन फेल्स टू कलेक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स एज रिक्वायर्ड, जितना टैक्स मतलब रिक्वायर्ड था एट सोर्स पे वो उसने नहीं काटा, तो वो पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी और इतनी भरनी पड़ेगी जितना उसको काटना था, उसके बराबर की पेनल्टी भी उसको भरनी पड़ेगी। ठीक है, आगे दोनों पॉइंट में टीडीएस यानी जितना उसको टीडीएस काट के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था उसने उतना टीडीएस नहीं काटा, तो उसको टीडीएस के बराबर का पैसा जो है एज अ पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। और इसमें एट सोर्स पे जितना उसको काटना था उतना नहीं काटा, तो उसके बराबर का जो है पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी जितना उसको टैक्स काटना था। ठीक है, 9 पॉइंट हो गया। और 10th पॉइंट में बोला है फेलियर टू टेक और एक्सेप्ट लोन डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट, यानी कि इसमें बोला है अ पर्सन उसने लोन लिया है, ठीक है, 20,000 तक का लोन लिया है या इससे ज्यादा का कैश में लिया है, यानी एक ही दिन में उसने 20,000 तक का अमाउंट कैश में रिसीव किया है, 20,000 या इससे ज्यादा का अमाउंट जो है विदाउट चेक या इन चीजों से नहीं, कैश में ही जो है उसने रिसीव किया है, तो उसको टैक्स भरना पड़ उसको टैक्स जो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी जितना उसने लोन लिया है उसके बराबर तक की उसकी पेनल्टी बनेगी। ठीक है, कोई पर्सन है उसने लोन लिया है, पैसा लिया है कहीं से जो है 20,000 तक का या इससे ज्यादा, जो है उस चेक में नहीं लिया उसने, कैश में लिया है, तो जितना उसने कैश अमाउंट लिया है उसके बराबर तक की उसकी पेनल्टी बनती है। ठीक है, और उसको भरनी पड़ेगी। और पेनल्टी फॉर पेमेंट इन कैश रुपीज 2 लाख और मोर, 11th पॉइंट है ये, पेनल्टी फॉर पेमेंट इन कैश, जैसे कि उसको पूरे 2 लाख तक की अमाउंट उसने किसी को पे किया है, जो 2 लाख तक, जैसे कोई मैरिज वगैरह होती है तो उसमें जो है मतलब ज्यादा कैश ज्यादातर पैसों में मतलब हाई अमाउंट में डीलिंग की जाती है, तो जो है जैसे मैं पूरा कोई कुछ कैटरिंग का काम था, कुछ डेकोरेशन का काम था, एक ही बंदे ने सारे ऑर्डर्स लिए थे और उसको 2 लाख हमने जो है पेमेंट करी है, तो जो और वो भी कैश में करी है एक ही दिन के अंदर, यानी कि एक ही दिन के अंदर हमने उसको एज अ अमाउंट कैश अमाउंट 2 लाख रुपए दिए हैं, तो जो है वो उसके ऊपर पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो अमाउंट उसने रिसीव किया है 2 लाख का कैश में, तो उसे पूरा जो है जितनी उसकी वो टैक्स बनता था उतनी उसको जो है पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो सिंगल डे में कोई ट्रांजेक्शन करता है कैश में 2 लाख रुपए की, तो इसमें लिखा हुआ जैसे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन। ठीक है, सी पॉइंट में 11th के सी पॉइंट में लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन, तो उसे जो है चेक में नहीं किया है उसने, तो उसे जो है अपना वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और पेनल्टी इस केस में नहीं लगेगी जैसे अगर कोई बैंकिंग कंपनी करती है या कोई गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट यहाँ से होती है या फिर कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह से होती है, ये लोग अगर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं इतने पैसों की, तो इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, इनके ऊपर नहीं लगेगी, गवर्नमेंट हो गया आपका, बैंकिंग हो गई और पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गए, तो इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर ये लोग इसमें जो है करते हैं डीलिंग कैश वगैरह में, एक ट्रांजेक्शन किसी इवेंट में कर लेते हैं तो इनके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, और 12th पॉइंट में फेलियर टू रीपे लोन, नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू रीपे लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट। और इसमें बोला है कि फेलियर टू रीपे लोन और डिपॉजिट बाय चेक, यानी कि कोई लोन लिया था एसएससी ने और उसको रीपे कर रहा है, यानी जन मान लो उसने 20,000 तक का अमाउंट उसने लोन लिया था, अब वो रीपे कर रहा है 20,000 या इससे ज्यादा बिना चेक के, जो है अब वो रीपे लोन कर रहा है, तो अब उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी जितना उसका लोन है उसके बराबर तक का उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पहले केस में उसने लोन लिया था, यानी कैश में कोई अमाउंट रिसीव किया था, उस वाले पहले वाले पॉइंट में कौन सा पॉइंट था वो 10th वाले पॉइंट में जिसने लोन लिया था, ठीक है, लेकिन इस वाले 12th पॉइंट में वो लोन को रीपे कर रहा है,
ठीक है, लोन रीपे कर रहा है, वो अमाउंट 20,000 है या इससे ज्यादा है, और उसने जो है रीपे बिना चेक के किया, यानी बिना बिना चेक के किया, उसने कैश में कर दिया है पेमेंट, तो पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन, यानी जितना उसने लोन लिया था उसके बराबर तक की उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है। 13 पॉइंट में बोला है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट, यानी कि अगर एसएससी फेल हो गया है अपनी स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो स्टेटमेंट होती है वो दिखाने में फेल हो गया, यानी उसको पर्सन को बोला गया था कि मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, और वो स्टेटमेंट दिखाने में फेल हो गया, जितना उसको टाइम दिया था उस टाइम तक उसने स्टेटमेंट नहीं दिखाई, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पर डे की 500 पेनल्टी लगेगी, और जब तक वो नहीं दिखाएगा, जब तक ये डे बाय डे जैसे 500, 1000 ऐसे ऐसे पेनल्टी उसकी बढ़ती रहेगी पर डे के हिसाब से। ठीक है। आया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट दिखाने को बोला था, और वो उस टाइम तक नहीं दिखा पाया, जितना उसको टाइम दिया गया था उस टाइम तक वो नहीं दिखा पाया, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पर डे की लगेगी 500 रुपीज। ठीक है, और जब तक वो नहीं दिखाएगा जब तक वो पेनल्टी डे बाय डे बढ़ती रहेगी। ठीक है, यही लिखा है उसके अंदर। और इसमें लिखा है अ पर्सन जो है फेल हो गया है स्टेटमेंट को दिखाने में, उसको नोटिस मिल भेजा गया था कि स्टेटमेंट को दिखाओ, लेकिन वो उस टाइम बाद में भी वो जो है अपना नहीं दिखा पाया, तो फिर उसकी जो है 1000 रुपीज की पर डे की पेनल्टी बनेगी। ठीक है। और यानी कि उसको नोट उसने पहले नहीं दिखाया था, तो उसकी पेनल्टी 500 लग रही थी, लेकिन बाद में जब उसको नोटिस भेज दिया गया और फिर दोबारा बोला दिखाने के लिए, तब जो है वो फेल हो गया, तब 1000 पर डे की पेनल्टी लगेगी, और जब तक वो एक फेलियर कंटिन्यू करेगा जब तक उसकी पेनल्टी दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। ठीक है। हाँ, और एक और 14th में लिखा हुआ है पॉइंट में, 14th है पेनल्टी फॉर फर्निश इनएक्यूरेट स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट तो दिखाता है लेकिन गलत दिखाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट तो दिखा देता है लेकिन इनएक्यूरेट दिखाता है, गलत दिखाता है, तो पेनल्टी उसकी जो है 26 अंडर सेक्शन 285 बीए के अकॉर्डिंग 50,000 की पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर टोटल। ठीक है, ये दिखाने में इनएक्यूरेट दिखाया उसको, तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी टोटल। ठीक है, हो गया 14 पॉइंट। और 15 पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस, यानी कि पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी जब वो स्टेटमेंट दिखाने में फेल हो गया, टीडीएस और टीसीएस की स्टेटमेंट दिखाने में फेल हो गया है। A person deducting tax at source or collecting tax at source fails to deliver the statement, यानी कि वो जो पर्सन था वो टीडीएस और टीसीएस जो है उसने डिडक्ट करने वाली जो स्टेटमेंट होती है वो जो है स्टेटमेंट डिलीवर नहीं कर पाया, यानी दिखा नहीं पाया, जितना टाइम उसको बोला गया था कि इस टाइम तक मुझे टीडीएस और टीसीएस की रिपोर्ट चाहिए तो वो मुझे दिखाओ, तो वो दिखा नहीं पाया। ठीक है, ए पार्ट में बोला है इसको। डाउट है कोई? नहीं है? पर ए पार्ट में बोला कि वो स्टेटमेंट डिलीवर करने में अंडर अंडर सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 में, और जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम तक जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया टीडीएस और टीसीएस की रिपोर्ट, या फिर बी पॉइंट में बोला है कि वो इंफॉर्मेशन उसने इनकरेक्ट दिखाई है। ठीक है, दिखाई तो पर इनकरेक्ट दिखाई, पहले पार्ट में उसने भेजा ही नहीं, और दूसरे पॉइंट में उसने दिखाई तो गलत दिखाई है वो स्टेटमेंट, तो असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर डायरेक्ट पेनल्टी लगा सकता है, और पेनल्टी जो है कम से कम 10,000 की लगेगी और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। ठीक है, कम से कम 10,000 की और या फिर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। और however penalty under case A shall not be levied if the person has proved that after paying tax deducted or collecting along with fee and interest। इसमें बोला है कि जो है पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी उसके ऊपर अगर वो पर्सन जो है टीडीएस और टीसीएस की जो है मतलब टैक्स और इंटरेस्ट जो है पे कर देता है अंडर सेक्शन 234 ई में,
अगर वो टीसीएस और टीडीएस की जो है जितनी भी फी और इंटरेस्ट यानी जितना भी टैक्स और इंटरेस्ट बनता था उसको जो है फुलफिल कर देता है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। स्टेटमेंट जो है साइन नहीं किया, उसको भेजा गया था स्टेटमेंट साइन करने के, तो उसे साइन करने से मना